नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल की क्लास में हम डीपीएसपीज के बारे में एक सामान्य सी जो जानकारी थी वो लेकर आए थे और मैंने आपको जो उसके बारे में सवाल आए थे वो भी डिस्कस किए। 2 सवाल थे। हालांकि अब मेरा प्रयास रहेगा कि जो अच्छे सवाल हुआ करेंगे टॉपिक से संबंधित मैं आपके सामने क्लास में ही डिस्कस कर दिया करूंगा, ताकि आपको ये भी पता रहे कि सवाल पूछने की प्रवृत्ति क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में कल जो सामान्य जानकारी थी मैं आपको पूर्णतः उपलब्ध करा दी थी मैंने। आज हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस तरीके की बात करता है। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी डीपीएसपीज भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 क्या कहते हैं? राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक ही लाइन में कहूं कि राज्य की वही परिभाषा है जो परिभाषा मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में बता के आया, वही यहां पर राज्य की परिभाषा है। यानी राज्य क्या करेगा, उसी संदर्भ में क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि राज्य की कैटेगरी में कौन आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल। अब आप संसद और विधानमंडल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट थे, जो टेक्निकल इश्यूज थे, वो मैं स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस करके आया हूं, इसलिए आपको आने वाले चीजों में दिक्कतें नहीं होंगी। दूसरा, स्थानीय निकाय, जैसे पंचायत, नगरपालिका व 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां भी जोड़ी गई। सहकारी समिति भी ऐड की गई। किसमें? इसमें ऐड की गई। ठीक है दोस्तों, और चौथा मैंने आपको वहां भी बताया था कि जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता है, वो भी किसमें होगा? राज्य की कैटेगरी में आएगा। यह बात कही गई किसमें? आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा। यानी ये राज्य क्या करेगा? लोक कल्याणकारी नीतियों का सर्जन जो कौन करेगा? अगर संसद कोई कानून बनाएगी तो पूरे भारत के लिए, राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी या कोई व्यवस्था करेगी तो पूरे राज्य के लिए, स्थानीय निकाय, पंचायती, नगरपालिका स्थानीय शासन के लिए, किसी गांव के लिए, सहकारी समिति भी क्या करती हैं? स्थानीय निकायों को बढ़ावा दे, स्थानीय जो समुदाय होता है उन्हें बढ़ावा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्या है, इसके द्वारा कहा गया कि ये भी क्या है, समय समय पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी संस्था राज्य की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुई आर्टिकल 36 की बात करते हैं आर्टिकल 37 की। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 37, राज्य। अब आप समझ रहे होंगे मैं राज्य किसकी बात कर रहा हूं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था
बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात कही गई यहां पर, राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि लोगों का कल्याण हो, यानी लोग क्या करें, लोग प्रगतिशील विचारों के साथ आगे आएं और अपने जीवन यापन को एक गरिमामयपूर्ण जीवन के साथ जी सके। तो ऐसी व्यवस्था क्या है, ऐसी नीतियों का सर्जन करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, ताकि लोगों का क्या हो, कल्याण सुनिश्चित हो, उनका उत्थान सुनिश्चित हो। तो ऐसी व्यवस्था कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। ये बात कहता है आर्टिकल 37। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है, इसे आप आर्टिकल 38 में कंसीडर करें और इसे आप 37 में, अभी मैं बताता हूं आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 कहता है कि आजकल क्या हो गया दिमाग को, ये आर्टिकल 38 के प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 37 कहता है कि यह कौन, डीपीएसपीज, हाँ, डीपीएसपीज यह है कि यह डीपीएसपी कि यह यानी डीपीएसपीज गैर न्याय उचित प्रकृति के हैं। लाइट तो नहीं पड़ रही इस पे, नहीं, गैर न्याय उचित प्रकृति के हैं। इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्य की नीतियों के सृजन व क्रियान्वयन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात कहता है हमारा आर्टिकल 37 कि यह गैर न्याय उचित प्रकृति के हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वही मैंने जो आपको बताया कि इनके लिए आप कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते, या फिर राज्य पर क्या है, ये बाध्यकारी नहीं हो सकता कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान में लिखे गए हैं, इस वजह से आप उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। इसके पीछे कारण ये भी है दोस्तों, जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तमाम ऐसे प्रोविजन हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे। और कारण यह था कि गैर न्याय उचित प्रकृति के इसलिए रखा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या थी, काफी दयनीय थी। अगर इन्हें न्याय उचित प्रकृति का बना दिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में और हमारे देश की जो शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारों के लिए कितना हेडेक का काम हो जाता, कितना सरदर्द का काम हो जाता इस प्रकार से शासन को चलाने के लिए। इस बात को आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बात इसलिए स्टार्टिंग में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए भी शुरू में लागू गैर न्यायोचित प्रकृति के रखे गए। हालांकि अब आप देखते हैं कि मैक्सिमम प्रोविजन ऐसे होते हैं जो नीति निर्देशक तत्वों को सरकार गैर न्याय उचित प्रकृति के होने के बावजूद भी सरकार अपनी नीतियों के सर्जन में डीपीएसपीज को ध्यान में रखती है। यानी कि वो गैर न्याय उचित प्रकृति के भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी क्या होगा, वो सरकार उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, सरकार कार्य करेगी। तो ये बात यहां पर की गई थी, इसलिए इन्हें स्टार्टिंग में या अब भी न्याय उचित प्रकृति के नहीं बनाया गया।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 39। 39 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 का जो फर्स्ट है वो कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन प्राप्त कराने के लिए प्रयास करेगा। ये बात कहता है आर्टिकल 39 का फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, एक एक करके समझाऊंगा अभी मैं। भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण हो। थर्ड क्या कहता है, धन के संकेंद्रण को रोकना। फोर्थ क्या कहता है, स्त्री व पुरुष को स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसे नोट डाउन करें आप। और एक नेक्स्ट भी लिख लीजिएगा इसमें, बालकों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान कराएगा। ठीक है दोस्तों, एक एक करके इन्हें समझें आप। मैंने कहा कि नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका साधन प्राप्त होगा। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में आप इसे समझने का प्रयास करें। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च की है? उत्तराखंड स्वरोजगार योजना, जिसमें 25 लाख 15 लाख और 10 लाख के ऋण की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है, देखो, पर्याप्त आजीविका का साधन। ठीक है, सरकार क्या कर रही है कि लोन दे रही है सब्सिडी पर, और क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या कर सके कि सभी जो लोग हैं वो क्या कर सके, एक अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक कारोबार कर सके, या फिर आजीविका का समझ क्या, लाइवलीहुड कहते हैं इसे, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के खाने के लिए क्या है,
खुद भी कमाएं और सरकार को क्या है जो लोन दिया है उसे भी वो पे करें और उससे अपने कमाई का साधन करा के क्या करें, राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है दोस्तों, भौतिक संसाधनों का सामूहिक हितों में वर्णन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ भौतिक संसाधनों का, इसको मैं आपको जब जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी तब मैं इसको बता के आया था आपको, और उसके अलग भी मैंने 2 बार जिक्र किया कि सपोज दैट यहां तेल का क्या मिला, कुआं मिला। ठीक है, अब ये तेल का कुआं क्या है, ये वाई व्यक्ति का है। अब वाई व्यक्ति क्या कहेगा, चूंकि ये तेल का कुआं क्या है, ये मेरे खेत में मिला है या फिर मेरे घर के अंदर मिला है, तो आप इसे नहीं ले सकते। तो तेल क्या है, एक बहुमूल्य वस्तु है, यानी एक बहुमूल्य खनिज है। तो इसके आधार पर क्या है, सरकार क्या करेगी, सरकार इसको क्या करते एडोप्ट कर सकती है, क्योंकि तेल पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उस पर सामूहिक अधिकार है। और चूंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो अगर यदि कहीं पर तेल का कोई खान मिलती है या कोयले की कोई खान मिलती है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार उसे एडोप्ट कर सकती है, उसे संग्रहित कर सकती है, यानी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है, ताकि उसका वितरण जो हो क्या हो, सामूहिक हित में हो। तेल से क्या हो, फायदा पूरे राज्य को हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक परिवार के व्यक्ति का ना हो। इससे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो इसका कारण क्या होगा कि किसी व्यक्ति के यहाँ तेल हुआ और तेल महंगी चीज है, तो उससे क्या करेगा, वो तेल शोधन करके क्या हो सकता है, वो बाकी व्यक्तियों से क्या है, ऊपर जा सकता है। तो यहां पर क्या है, सरकार इसके लिए रोकती है। और भौतिक जो भी संसाधन है हमारे, तेल हो, कोयला हो, गैस हो, खनिज हो, लवण हो, कोई भी चीज हो एक्सेट्रा, तो भौतिक जो संसाधनों में कंसीडर किया जाता है, उनका क्या है, सरकार उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद उनका जो वितरण है वो सामूहिक हित में उसको सुनिश्चित कर सकती है। तीसरा, धन के संकेंद्रण को रोकना। धन के संकेंद्रण को रोकना मतलब सरकार क्या कहती है, सरकार देखो इसमें 2 चीज होती है। सरकार क्या करती है कि इलीगल तौर पर क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक धन के संकेंद्रण को अपने यहां ले आया। अपने यहां ले आया क्या, इन द सेंस हमारे यहां जमींदारों से और प्रिवी पर्स काउंसिल को समाप्त किया इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में। अभी उसकी भी कंडीशन मैं बताऊंगा। तो उसके आधार पर क्या किया गया कि किसी भी, जैसे अब वर्तमान में आप देखेंगे तो देश का जो 70% जो धन है वो कितने 3% लोगों के पास है। वर्तमान की स्थिति ये है, अब आप देख सकते हैं, यानी 97% लोगों के पास क्या है, सिर्फ 25% धन है। तो सरकार क्या कहती है कि ये जो धन है 75 लोगों के पास ना हो। चूंकि यहां पर सरकार यह भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारा धन के संकेंद्रण को रोकना हमारा किसी से कोई जातिगत दुश्मनी है। अगर कोई अपनी कौशल के तौर पर, अपनी स्किल के तौर पर वो क्या है कि काफी धन जमा करता है या फिर ऐसे कारोबार को सुनिश्चित करता है, तो वो उसकी स्किल को माना जाएगा, ना कि वो धन के संकेंद्रण की कैटेगरी में आएगा। लेकिन धन के संकेंद्रण की कैटेगरी में वो चीजें आ सकती हैं जो इलीगल तौर पर इकट्ठा की गई हो। तो यहीं पर क्या है, धन के संकेंद्रण को रोकना। स्त्री व पुरुष को, जैसे अब भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे स्त्री और पुरुष, ये क्या है कि हमारे यहां कई बार चीजों को देखा जाता है कि स्त्री को कम पैसा मिलेगा, पुरुष को ज्यादा मिलेगा, मतलब लैंगिक भेदभाव भी देखा जाता है। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर जो 8 घंटे की वेजेस यानी मजदूरी जो पुरुष के लिए तय होगी, वो भी किसके लिए तय होगी, महिला के लिए भी वही तय होगी। बालकों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। तो ये क्या है कि ये भी बालकों का जो, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, चाइल्ड मतलब बच्चा विकास योजना, बालक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी वर्जन मुझे याद नहीं रहा, आप देख लीजिएगा। ICDS यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बालकों के यानी बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किस आर्टिकल के तहत या किसके तहत जो योजनाएं हैं वो किसके तहत चलाई जाती हैं, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, किसके, DPSPG के तहत। अगर और डीप पूछे तो कहां पर, आर्टिकल 39
और डीप जाए तो आर्टिकल 39 का डी, तो आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो इसमें चीज आती है वो क्या आती है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, मैं आर्टिकल्स ये सेकंड और थर्ड, एक 25 संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था, कब हुआ था, 1971 में। इसके द्वारा दो चीजें की गई। अब आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखना। एक तो कहा गया कि यदि आर्टिकल 39 का फर्स्ट और सेकंड, मैं हालांकि इन्हें आपको पीछे बी और सी भी बताकर आया हूं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 39 बी वसीया सेकंड या थर्ड को लागू कराते समय आर्टिकल 14 व 31 व 19 का उल्लंघन हो तो हो जाए। कानून क्या रहेगा, कानून अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, यानी न्यायपालिका उसे समाप्त नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर आप स्थिति में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, हमें डीपीएसपी कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, और दूसरा क्या है, ये लीगली इन्फोर्सेबल भी हमारे यहां पर नजर आ रहे हैं, इन दोनों के कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या की गई, प्रीवी पर्स का उन्मूलन किया गया। प्रीवी पर्स का उन्मूलन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जैसे हमारे यहां क्या है, हमारे यहां राजे रजवाड़े थे काफी, तो वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राजा। ठीक है, हालांकि उपाधियों के अंत में भी मैं आपको बताया है। तो यहां पर क्या है कि जो स्पेशल प्रोविजन था तो वो भी क्या है, खत्म कर दिया गया 1971 में, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 25 संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई आर्टिकल 30, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में एक आर्टिकल और बचा है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सभी को समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता की बात कौन करता है, आर्टिकल 39 का। ठीक है, नोट करके एक चीज लिखिएगा कि आर्टिकल 21 में भी निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, यह बात कौन करता है, निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, देखो इसमें के बारे में थोड़ा सा संदर्भ समझ लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों आर्टिकल 21 में इसे कंसीडर किया मैंने, और क्यों 39 में मैंने इसे कंसीडर करने की कोशिश की। देखो, राज्य का एक धर्म होता है, ठीक है, राज्य का एक धर्म होता है कि यदि क्या है, कोई गरीब या वंचित वर्ग है राज्य में, और वो क्या है कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है वो काफी महंगी प्रणाली है। अगर एक बार, आपको पता है कि अगर एक बार कोई कोर्ट चला गया तो वो जिंदगी भर उसके बच्चे और उसके आने वाले बच्चे भी क्या है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और मुकदमे समाप्त नहीं होते, और कितना उसमें उनका धन और समय, जो अमूल्य और बहुकीमती जो समय है, वो कितना वेस्ट होता है, कितना लगता है, इसका तो खैर कोई अंदाजा है ही नहीं। तो यहाँ पर कहता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे इस महंगे न्याय को एडॉप्ट करे।
तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, सरकार उस गरीब व्यक्ति को क्या है, सरकार का कर्तव्य है कि उस गरीब व्यक्ति को क्या करे, वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करे, यानी उसके लिए वकील हायर करे, या फिर सरकार की तरफ से क्या करे, वहां पर कोई वकील हो जो उसके केस को लड़ सके। दूसरा आर्टिकल 21, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर किसी को विधिक सहायता नहीं मिली तो उसका क्या होगा, जो गरिमामयपूर्ण जीवन है वो क्या होगा, दुखी होगा। और इसके आधार पर क्या है, आर्टिकल 21 में भी इसे एक फंडामेंटल राइट्स माना गया है और सरकार का दायित्व है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता यानी उसके लिए वकील हायर कर दे, किसको, उस गरीब और वंचित वर्ग के व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 40। आई होप आपको आर्टिकल 39 क्लियर हुआ होगा। पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 क्या है, हमारे यहां डीपीएसपी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों का गठन मतलब थर्ड लेवल गवर्नमेंट। दोस्तों, पंचायतों के गठन के बारे में आप इतना ही याद रखें, क्योंकि मैं आपको पंचायत ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आपने पंचायत आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा। पंचायत के बारे में आपको एक एक चीज समझ आएगी, एक एक चीज क्लियर होगी। लेकिन क्यों पंचायतों के गठन की बात अगर आर्टिकल 40 में की गई थी, तो क्यों पंचायतों ने अपना जो रोल था, और इस वैश्विक महामारी के दौरान भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये बात स्पष्टता कही है कि वैश्विक महामारी को जो उसका जो उन्मूलन करने में या उसे जो दूर करने में जो सशक्त और एक निर्भीक भूमिका जो पंचायतों ने निभाई है, वो योगदान अमूल्य योगदान है, और उसकी सराहना आने वाले वैश्विक दौर में काफी चरम स्तर पर की जाएगी। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी मानी है। तो पंचायतों के गठन के बारे में आप सिर्फ इतना ही याद रखें। सवाल आपसे यहां से भी पूछा जाता है कि कौन से डीपीएसपी, कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व पंचायतों के गठन की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन बात करता है, आर्टिकल 40 बात करता है पंचायतों के गठन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41। काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा, लोक शिक्षा। वही बात है कि घूम फिर के कहीं और भी आएगा, अभी आगे भी आएगा। तो काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार कौन बात करता है, आर्टिकल 41। यानी क्या मिले, कामगारों को काम मिले, शिक्षा मिले अच्छी, और लोक सहायता पाने का अधिकार भी क्या है, ये राज्य का भी कर्तव्य होगा कि इसे भी क्या करे, राज्य अपने नागरिकों को मुहैया कराए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42। काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं, काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करना। ठीक है, इसी में एक चीज और लिख लेना, हाँ चलो नोट करके बताऊंगा मैं आपको। काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों, काम की न्याय संगतता, विकलांग, ठीक है,
ऐसा ना हो कि सरकार क्या करे, क्योंकि समान न्याय के लिए समान कार्य की बात करती है, तो ऐसा ना हो कि जो विकलांग है उन्हें भी क्या करे, राज्य सरकार क्या करे, समान कार्य की बात करे कि जैसे एक नॉर्मल फिजिकल ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो क्या है, विकलांगों को कुछ छूट दी जा सकती है आर्टिकल 42 के तहत। मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करना, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसे हजारदश जो स्थितियां हैं जो खतरनाक, उनमें जो मानव की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे इक्विपमेंट उनमें लगने चाहिए, ताकि वहां पर काम करने वाले लोगों को क्या हो, स्पेशली एक यूनिफॉर्म मिले, मास्क मिले और अदर उन्हें चीजें पहनने का मौका दी जाए। कि किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, वो फैक्ट्री या फिर वो इंडस्ट्री अपने कामगारों को प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं कि वो आप कह दे कि जाके आप कोयले की खान में जाके काम करिए। तो यहां पर क्या है, सरकार आगे कहती है, और इस बार इस मामले में क्या है, सरकार क्या है, उसे उन्हें गाइडलाइन दे सकती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको मानवोचित यानी मानव उचित दशाओं का, मानव के लिए जो उचित दशा हो उनका आपको प्रबंधन करना होगा, और इसी के आधार पर आपको इंडस्ट्री को ऑपरेट कराना होगा। एक आता है प्रसूति सहायता। ये क्या है, प्रसूति सहायता क्या कहता है कि जो भी लिमिटेड कंपनी होती हैं और गवर्नमेंट जॉब होती हैं, ठीक है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसे क्या है 2017 से 26 सप्ताह का ऑफ मिलता है। और कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, शुरुआती 2 बच्चों के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 सप्ताह का ऑफ मिलता है और फुल सैलरी के बेस पे, ठीक है। 26 सप्ताह का उसे ऑफ मिलता है, यानी लगभग 3 से 3.5 महीने का उसे क्या मिलता है, छुट्टी मिलती है, और उसके आधार पर क्या है, उसे उसकी पूरी वेजेस मिलती है, पूरी इनकम मिलती है। और यह बात भी किसके द्वारा तय की गई है, आर्टिकल 42 के, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, बाकी सेगमेंट हम कल डिस्कस करेंगे। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज तक मैं पूरा का पूरा एक एक आर्टिकल लेके चलूंगा, चूंकि सवाल आते हैं और आपको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर व्यवहारिक लैंग्वेज में हो तो फिर मैं आपको 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर सकता हूं, मैं उनका वर्णन कर सकता हूं। लेकिन चूंकि वही बात है कि कई बार चीज़ों को उसी वे में लिखना ज़्यादा सुलभ माना जाता है जिस वे में वो लिखी हुई हों। मैं उसका इंटरप्रिटेशन जो है और उनका इलोबरेटिंग तरीका जो है मैं आपके समक्ष रख देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहें अच्छे से। अपनी कोई भी समस्या हो तो मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, और अपना मैसेज के थ्रू भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करा दीजिए। 176 पर ही मामला अटका हुआ है। आपके जो भी दोस्त लोग होंगे, जो भी सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी करते होंगे, मेरी पूर्ण आशा है कि, और आशा ही नहीं, मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि आपको ऐसी पॉलिटी यूट्यूब पे तो खैर नहीं मिलेगी पढ़ने को। ये बात मैं आपको काफ़ी दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।